हेलो गाइस, वेलकम टू इन हाउस अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारे क्लास में। लास्ट क्लास में माय डियर फ्रेंड्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। पार्ट 1 नेशनलिज्म, पार्ट 2 नेशनलिज्म। आपने अगर इससे मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिए और स्टार्टिंग से नेशनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक समझिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अब हम आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने और अलग अलग मूवमेंट्स किए, हमारे नेशनलिज्म की जो लड़ाई थी उसने कौन सा नया मोड़ लिया। तो ना ज्यादा टाइम लेते हुए हम लोग अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जलियांवाला बाग मैसेकर तक पढ़ लिया था। जस्ट उसके बाद यानी कि 1919 तक हम लोग हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, जनरल डायर ने अटैक कर दिया था। उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली लगातार देश के अंदर स्ट्राइक्स और हड़ताल होती रही। अब हम जरा देखते हैं ये जो स्ट्राइक और हड़ताल थी, ये जो मूवमेंट था, ये कहां कहां तक फैला। जब ये कंट्री साइड में गया यानी कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में पहुंचा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा था, ये सब कुछ हम लोग हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अपना अगला टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, रेबेलियन इन द कंट्री साइड। यहां पर एक वर्ड आप पकड़िएगा, कंट्री साइड, यानी कि हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं किसकी, कंट्री साइड की। अब ये कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है जो हमारे ग्रामीण इलाके जो थे, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, जो हमारा गांव वाला जो क्षेत्र था, जिसको हम रूरल एरिया भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। रेबेलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए दोस्तों, मैंने इस वर्ड का मतलब आपको इससे पहले वाली क्लास में भी समझाया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी किसी भी प्रकार का कॉपरेट ना करना। ये अपने आप में एक मूवमेंट था महात्मा गांधी का। यहां पर महात्मा गांधी ने दो मूवमेंट चलाए हैं, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दूसरा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि आखिर क्या था ये मूवमेंट, किस लिए स्टार्ट किया। तो जब भी आपके एग्जाम के अंदर नॉन कॉपरेशन वर्ड आपको दिखेगा तो आप अपने माइंड में एक ही बात सोचिएगा कि ये जो मूवमेंट है ये निकला है सत्याग्रह से। किससे निकला है दोस्तों? सत्याग्रह से। यानी कि किसी भी प्रकार से इसके अंदर कोई भी वॉयलेंस नहीं होगा। एक ऐसा मूवमेंट जो नॉन वॉयलेंट तरीके से किया गया है। एंड नॉन कॉपरेशन, एक और वर्ड यहां पर पकड़ने की कोशिश करो अब, नॉन कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है किसी के साथ कॉपरेट करना और नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कॉपरेट नहीं करना। यानी कि ब्रिटिशर्स जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, उनकी जो भी चीजें होंगी वो हम नहीं खरीदेंगे, उनकी सर्विसेज नहीं लेंगे, कुल मिला के उनके साथ हम कॉपरेट नहीं करेंगे। क्यों चलाया गया है मूवमेंट? क्योंकि आप याद करो, अगर आप जाओगे कम से कम आज से लेकर के 200 साल पीछे अगर आप जाएंगे, 200 ईयर्स अगर आप बैक जाएंगे, तो आप देखिए कि आखिर ब्रिटिशर्स हमारे देश पर आए क्यों थे, ये किस लिए आए थे, क्या करने आए थे। तो ब्रिटिशर्स माय डियर फ्रेंड्स हमारे देश के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। कॉटन का ट्रेड हो, इसके अलावा जैसे कि स्पाइसेस का ट्रेड हो, यानी कि मसाले वगैरह का ट्रेड हो, वो ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर इनकी बनाई हुई चीजें, इनकी मैन्युफैक्चरड गुड्स अगर हम खरीदना ही बंद कर दें, इनके साथ कॉपरेट करना ही बंद कर दें, तो ये चुपचाप हमारे देश से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा इंडिया से, तो आखिर ये इंडिया में रह करके करेंगे क्या? चले जाएंगे देश छोड़ करके। इसलिए हम लोगों ने मूवमेंट चलाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हम अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। आगे आगे देखिए, ये मूवमेंट आपको समझ में आता जाएगा। स्प्रेड टू द कंट्री साइड आफ्टर द वॉर, द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए एक और वर्ड आपको यहां पर समझना पड़ेगा, पीजेंट्स। पीजेंट्स, अब ये जो वर्ड है पीजेंट्स, इसका मतलब हमारे फार्मर्स की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे के खेत में बटाई पर काम करते थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते थे। पीजेंट्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पर जो भी पीजेंट्स थे उनका डायरेक्टली जो स्ट्रगल था वो लैंडलॉर्ड्स के साथ था। किनके साथ था माय डियर फ्रेंड्स? लैंडलॉर्ड्स के साथ उनका डायरेक्टली स्ट्रगल था।
क्यों था? क्योंकि जैसे जैसे पूरे देश के अंदर स्ट्राइक्स बढ़ रही थी, हड़तालें हो रही थी, लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, यहाँ पर टैक्सेस को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? टैक्सेस को बढ़ा दिया था, टैक्सेस को बहुत अधिक कर दिया था। और जब ये टैक्सेस बढ़ गए थे, यानी कि जब ये टैक्सेस बढ़ गए थे, तब फार्मर्स यानी कि पीजेंट्स, जो वर्ड मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कॉन्टिन्यूसली कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गया था। आपको समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर महात्मा गांधी कहते हैं कि आपको किसी भी ताल्लुकदार को, किसी भी लैंडलॉर्ड को इवन अ सिंगल रूपी टैक्स देने की नीड नहीं है, किसी भी ब्रिटिशर्स को टैक्स देने की नीड नहीं है, और उनके गुड्स एंड सर्विसेज के साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करना है। आई होप यू गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। वन मूवमेंट was against talukdars and the landlords who demanded from peasants exorbitantly the high rents and the variety of the others। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो भी हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी हमारे बड़े बड़े तालुकदार्स थे, इन्होंने काफ़ी हाई डिमांड्स पीजेंट्स से शुरू कर दी थी। और पीजेंट्स ने एक बात बोली कि भाई हमारी फसल ही नहीं बिक रही है, हमारा प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हो रहा है, तो आखिर हम आपको टैक्सेस दें कैसे? भाई सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बेचारे किसान टैक्स कहां से देंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो लैंडलॉर्ड्स उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, और लैंडलॉर्ड से सारा का सारा जो काम कर रहे थे वो किसके कहने पर कर रहे थे? वो ब्रिटिशर्स के कहने पर कर रहे थे। यानी कि यहां पर आपने देखो ब्रिटिशर्स ने कैसी अजीब गेम खेली, उन्होंने डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हुए, वो हमारे तालुकदार के मीडियम से इंक्लूड हुए पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। गाइस आपको यहां तक समझ आया? ये जो टॉपिक था ये नॉन कॉपरेशन का था, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। आगे चलता हूं, आगे लेके चलता हूं आपको। चलिए देखिए, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार। एक और वर्ड यहां पर हाईलाइट मैं करता हूं, बेगार। अब ये जो वर्ड है बेगार, इसका मतलब क्या होता है? ये जो बेगार वर्ड है इसका मतलब होता है कि पीजेंट कॉन्टिन्यूसली वहां पर 10 आवर्स 11 आवर्स 12 आवर्स काम कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पर काम कर रहे थे, लेकिन बदले में उनको वेजिस के नाम पर ना के बराबर पैसा मिल रहा था। क्या दोस्तों? उनको वेजिस के नाम पर ना के बराबर पैसा मिल रहा था, यानी कि इतनी वेज मिल रही थी कि जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। द पीजेंट मूवमेंट्स डिमांडेड reduction of revenue and abolition of the begar and the social of the boycott of the oppressive landlords। सीधी डिमांड यहां पर हमारे फार्मर्स ने क्या करी? हमारे फार्मर्स ने सीधी डिमांड ये करी कि भाई हमारे जो टैक्सेस है उसमें रिडक्शन होना चाहिए, उसमें कमी आनी चाहिए, हमको हमारी पूरी प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए। और जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स के सामने ये डिमांड रखी गई थी। साथ ही हमारे पीजेंट्स ने एक बात और बोली कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सोशली बॉयकॉट भी कर सकते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखिए कैसे उन्होंने सोशली बॉयकॉट करने की यहां पर कोशिश की, वो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बेगार पे हम लोग फोकस डालेंगे कि आखिर ये जो वर्ड है बेगार वो क्या है। अगर आपने लेबर लॉ के बारे में सुना होगा, लेबर लॉ में क्या होता है कि अगर आपने किसी लेबर को पर डे 8 आवर्स के लिए काम पर अपॉइंट किया है और अगर आप उसको उसकी दिन की जो पर डे की वेजेस बनती है वो नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार से ये जो बेगार है एक नेगेटिव चीज यहां पर सामने लेकर के आ रहा है। बेगार की वजह से वहां के काफी सारे लेबर्स को उनकी पर डे की वेजेस नहीं मिल पाती थी। उन्होंने अपनी जो बेगार है उसको हाई करने की बात करी, यानी कि उनकी जो दिहाड़ी है उसको हाई करने की बात करी। काम के हिसाब से अधिक वेजेस की यहां पर डिमांड की गई थी। इसके अलावा आगे देखिए, फार्मर्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फार्मर्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक सभा बनाई गई और उस सभा का नाम था अवध किसान सभा। दोस्तों क्या नाम था? अवध किसान सभा। ये जो अवध किसान सभा थी इसको 1920 में बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 1920 में बनाया गया। कहां बनाया गया था? एक जगह है अवध, अवध में इस सभा को बनाया गया था।
किसने बनाया अवध किसान सभा को? तो एक लीडर है बड़े फेमस, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अवध किसान सभा को बनाया और जवाहरलाल नेहरू के साथ एक और वहां के लोकल रेसिडेंट्स थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था जी? बाबा रामचंद्र। ये जो बाबा रामचंद्र थे ये एक प्रकार से लेबर थे। कौन थे? ये बाबा रामचंद्र लेबर थे। इनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती एज अ लेबर फिजी भेजा था। कहां भेजा था? फिजी भेजा था। फिजी इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। वहां पर इनको जबरन एज अ लेबर, एज अ पेड लेबर वहां पर भेजा हुआ था। जब ये फिजी से वापस आए तो अवध किसान सभा मूवमेंट में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया। क्या किया इस अवध किसान सभा ने? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दास गांव-गांव गए, सभी लोगों से मिले और गांव-गांव में जा करके लोगों से मिले, फार्मर से मिले और उनको ये समझ में आया कि एक्चुअली में फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। और एक्चुअली में पीजेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऊपर टैक्सेस बहुत हाई थे। क्या थे दोस्तों? उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे और टैक्सेस हाई होने की वजह से ध्यान दीजिएगा, मेरी बात लगातार सुनते रहिएगा। टैक्सेस हाई होने की वजह से उनको जो प्रोडक्शन थी उसको सेल करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे। उसको जब वो सेल करने के लिए जाते थे तो सेल का सारा पैसा तो टैक्स में चला जाता था। तो कुल मिला के उनकी जो प्रोडक्शन थी उनका बेनिफिट डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं मिल रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सभा की, अवध किसान सभा। बोर्ड पे देखिएगा, अवध किसान सभा किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने करी। कब करी? 1920 में करी। इनके साथ कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र क्या थे? एक लेबर थे जो कि फिजी में एज अ पेड लेबर के लिए वहां पर काम करने गए थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू एंड अदर विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप बाय द विलेजर्स। तकरीबन 300 ब्रांचेस यहाँ पर सेटअप कर दी गई थी अवध किसान सभा की। 300 ब्रांचेस यहाँ पर डाली गई कि किसी भी पीजेंट को, किसी भी फार्मर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अवध किसान सभा का साथ ले सकता है। आगे चलिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। एक वर्ड मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, स्वराज। स्वराज का मतलब है खुद का राज, यानी कि खुद की गवर्नमेंट, खुद का शासन, खुद का राज, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, इसे स्वराज कहा गया। स्वराज का एक कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी लेकर के चले थे। महात्मा गांधी ने स्वराज के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और यहाँ पर महात्मा गांधी जी एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम से महात्मा गांधी जी ने एक बुक भी यहाँ पर लिखी थी। तो नाम ध्यान में रखिएगा कि हिंद स्वराज किसने लिखी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। The colonial government had closed a large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and the fruits. अब अंग्रेजों को एक दिक्कत और थी, ये कॉन्टिन्यूसली हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस डेवलपमेंट की वजह से हम आम सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी जो जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह में रहती है, तो इन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट पर बैन कर दिया और फॉरेस्ट की बाउंड्रीज कर दी थी। यानी कि फॉरेस्ट की बाउंड्रीज इन्होंने कर दी थी कि अब कोई भी आम इंसान, कॉमन सिटीजन फॉरेस्ट के अंदर जा करके अपने कैटल्स को नहीं चरा सकता है, अपने जानवरों को घास नहीं चराएगा, फॉरेस्ट से लकड़ियाँ नहीं लेकर के आ सकता है, फॉरेस्ट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेकर नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया? वहाँ पर फॉरेस्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, उसकी बाउंड्रीज कर दी और आम इंसान, आम सिटीजन विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन के फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता था। आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई? अब ध्यान से वीडियो के साथ बने रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारे सामने, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये मूवमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिएगा, फ्यूल एंड फूड एंड द फ्रूट्स, यानी कि फ्यूल, वुड, फ्रूट्स, ये जितनी भी चीज़ें थी इन पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था कि आप इनको जंगलों से नहीं खरीदेंगे या जंगलों से आप इनको नहीं लेकर के आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात?
ये बात है। आगे देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ, अब यहां पर एक और लीडर आते हैं, इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है इनका? अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे ये अल्लूरी सीताराम राजू? ये शेड्यूल ट्राइब्स थे। इन्होंने एक मूवमेंट यहां पर स्टार्ट किया था जिसको हम गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से हम यहां पर इनको जानते हैं। हम इनको गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से यहां पर जानते हैं। इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है गोरिल्ला मूवमेंट। और ये जो गोरिल्ला मूवमेंट थी ये कहां पर हुआ था? ये गुदेम हिल्स में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुदेम हिल्स में यह मूवमेंट हुआ था। गुदेम हिल्स में यह मूवमेंट हुआ था। किस लिए किया गया था ये मूवमेंट? ये मूवमेंट किया गया था कि जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनको जंगलों से बाहर ना निकाला जाए। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में एक बात और बताता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से। लेकिन बस ये महात्मा गांधी जी की एक चीज को नहीं फॉलो करते थे, वो था उनका नॉन वायलेंस का वे। अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था कि जब हमें जरूरत पड़े हमको वायलेंस करना पड़ेगा। यहां पर अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के साथ एग्री नहीं करते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि भैया वायलेंस नहीं करना, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था कि वायलेंस जरूरत पड़ने पर करने की जरूरत है और हम किया भी जा सकता है। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अल्लूरी सीताराम राजू किस चीज पर महात्मा गांधी के साथ एग्री नहीं करते थे, तो उनकी नॉन वायलेंस की पॉलिसी पर वो एग्री नहीं करते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या कहा? क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ द फोर्स। उनका मानना था कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, जो कि उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर्स है जो कि गॉड ने उनको दी है, भगवान ने उनको दी है, और इसी के तहत वो शेड्यूल ट्राइब्स की रक्षा कर रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब बोलने वाली बातें थी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबके सामने एक बेवकूफ बनाने वाली बात थी। वो कहते ना, हीरो बनने के लिए कुछ झूठ उन्होंने बोला था, तो कुछ ऐसा ही था। फाइनली ऐसा भी हुआ था कि बाद में ब्रिटिशर्स ने पनिशमेंट के नाम पर उनको मार दिया था। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और उस मूवमेंट का नाम था गोरिल्ला मूवमेंट। क्या नाम था इनका? गोरिल्ला मूवमेंट उसका नाम था। ये जो गोरिल्ला मूवमेंट था ये गुदेम हिल्स में हुआ था। गुदेम हिल्स कहाँ है? आंध्रा में है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान में रहेगा। आज के टॉपिक में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हल्का सा डिस्कस किया, थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस के बारे में हम लोगों ने हल्का सा डिस्कस किया, और इसके अलावा पीजेंट्स के मूवमेंट के बारे में, अवध किसान के मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, और साथ साथ अल्लूरी सीताराम राजू के मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसको हम गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही टॉपिक हम करेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया के इसी प्रकार से आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं वो भी आप देखिएगा, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बड़ा है, और इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत ही फेमस मूवमेंट दांडी मार्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम काफ़ी डीपली स्टडी करने वाले हैं। ओके।